वेलकम बैक जनाब। चंद एक प्रिपरेशन के मेथड्स डिस्कस करते हुए असल रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ बढ़ना चाहूंगा इस वीडियो में। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। ये कोई नया मेथड नहीं है। अगर आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, आप उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा और उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके आप आसानी एसिड ये अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्कोहल प्राइमरी को एसिड में कन्वर्ट होने के लिए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड हैं या मोल्स ऑफ O2 गैस रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन एटम देखो तो एक यहां यूज होगा, एक यहां यूज होगा, 2 मोल ऑक्सीजन एटम के। और अगर आपसे कहे तो हम लोग कहेंगे 1 मोल ऑक्सीजन गैस का रिक्वायर्ड है कि अगर आप एक प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ कार्बन जितने का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का आपको एसिड मिलेगा। इन केस ऑफ अल्कोहल डाइक्रोमेट यूज फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केस ऑफ एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट भी यूज किया जा सकता है क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। Number of carbon atoms remains the same. 2 moles of oxygen atoms are used for the complete oxidation of alcohol into carboxylic acid. ये सारे points की फॉर्म में भी बातें आपके सामने आ गई। नो इश्यू। नेक्स्ट आपके सामने फिर वही बात, अगर आपके पास नाइट्राइल्स हैं या सायानाइड्स हैं तो सायानाइड जो है जब भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस या बेसिक हाइड्रोलिसिस में से गुजरता है तो उसके रिजल्ट में आपको डेफिनेटली साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है? कार्बोक्सिलिक। ये मैं पहले बता चुका हूं, नो नीड टू डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल फर्दर मोर। प्लस देखिए क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बच्चों को समझाता पता कैसे हूं कि भाई ये देखो यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में से नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम मिलकर के अमोनिया बनाएंगे। लो जी, अमोनिया बन के निकली, साथ में HCl एसिड से H+ आयन आता है, ये मिलकर क्या बना लेते हैं? अमोनियम आयन। बस जैसे ही अमोनियम आयन के बनने का इंतजार होता है HCl का क्लोराइड उसके साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना देता है। अब आप मुझे बताएं बाकी बच क्या रहा है? आपके पास बचते हैं 2 ऑक्सीजन एटम और 1 हाइड्रोजन एटम। तो खुद देखिए ये 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन अगर इस कार्बन से कनेक्ट हो जाए, नाइट्रोजन को निकाल बाहर किया जाए तो ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। आसान सी बात कर दी है। साइनाइड आर नाइट्राइल्स, मिनरल एसिड्स आर यूज्ड। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ अल्केन नाइट्राइल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन रिमेन्स द सेम। पेपर में सवाल आए इथेन नाइट्राइल से कौन सा एसिड प्रोड्यूस होगा अगर आप इसके साथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएं, या आपके पास प्रोपाइल सायानाइड हो तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होगा अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएं? यहां पे बच्चा फंस जाता है। इथेन का मतलब होगा 2 कार्बन, नाइट्राइल का मतलब होगा नाइट्रोजन, सायानाइड नहीं बेटा। इथेन नाइट्राइल को हम लोग मिथाइल सायानाइड भी कह सकते हैं। ये देखो ये रहा इसका फॉर्मूला CH3CN। ये 2 कार्बन की बेस पर इथेन कहला रहा है और नाइट्रोजन की बेस पर नाइट्राइल कहला रहा है। तो इथेन नाइट्राइल में 2 कार्बन एटम्स हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद डेफिनेटली ये आपको एसिटिक एसिड देगा जिसमें भी 2 कार्बन है, तो कार्बन नंबर सेम रहना है। आप कहेंगे सर व्हाट अबाउट प्रोपाइल साइनाइड? बेटा प्रोपाइल ग्रुप बनाते हैं, CH3 बनाऊंगा, CH2 बनाऊंगा, फिर CH2 बनाऊंगा। ये कौन सा ग्रुप बनाया? प्रोपाइल। प्रोपाइल बनाकर फिर साथ में सायानाइड लगाऊंगा। अब ये टोटल हो गए कितने कार्बन? 4 कार्बन। बस ये ध्यान में रखिएगा, पेपर में जब क्वेश्चन आए तो इससे गलती मत कीजिएगा। 4 कार्बन का एसिड बनना है ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि सायानाइड ग्रुप कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। लो जी बच्चा पार्टी, माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात जहन में रख लीजिएगा कि आप लोगों को यहां पर जो बात मैंने बता दी है वो बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए। इसको या तो मिथाइल सायानाइड बोलो
या इथेन नाइट्राइल बोलो, इसको प्रोपाइल सायानाइड बोलो, या ब्यूटेन नाइट्राइल बोलो। 4 कार्बन की बेस पर आप इसको ब्यूटेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं। ई हटाकर नाइट्राइल लग रहा है, ये भी किया जा सकता है ब्यूटेन नाइट्राइल। ई भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने फोकस किया कॉन्सेप्ट के ऊपर। लो जी, सायानाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंथेसिस का ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के हैंड ओवर करते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, जो पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन सा प्रोड्यूस करेगा 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड अपॉन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस? यानी कि आपने सिलेक्ट करना है फॉर्मल्डिहाइड की बात हो रही है, एसिटल्डिहाइड की बात हो रही है, या प्रोपेनल्डिहाइड या एसीटोन। फैसला कैसे होगा ये जरा देखते हैं। आप कहेंगे सर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा था, मैंने देखा प्रोपेनोइक एसिड का मतलब है सर 3 कार्बन बनाए होंगे। एक पहला कार्बन सर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब सर मैंने जो है वो कार्बन नंबर 2 के साथ OH ग्रुप लगाना है, और कार्बन नंबर 2 के साथ सर मैंने मिथाइल ग्रुप भी लगाना है, और ये ऑटोमेटिकली मिथाइल ग्रुप सर बन जाएगा। अब आप लोग जरा गौर करें, ये कैसा कंपाउंड था जिससे ये एसिड बना है 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड? आपने बस ये चीज ध्यान में रख लेनी है कि अगर मैं एसीटोन लेता हूं, एसीटोन, और उसमें हाइड्रोजन सायानाइड ऐड करता हूं, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये रहा पूरे का पूरा एसीटोन का फॉर्मूला, जो आपको यहाँ पे बाकायदा दिख रहा है। कैसे? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है, और सायानाइड कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में देखिएगा आपके सामने एक सायानोहाइड्रिन अडक्ट बनती है, जो कि कुछ इस तरह से है। ये देखिएगा, ये OH और ये आ गया सायानाइड। ये सायानाइड इस कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हो गया। अब आगे जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस डेफिनेटली इस सायानाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगी? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगी। तो CH3CH3OH और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, तो डेफिनेटली आप लोगों का हाथ चलते 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 एसीटोन तक पहुंचना चाहिए, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने रख दिया। तो ये जो आपके सामने मैंने एक छोटी सी डिस्कशन की है, ये प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हवाले से थी। अब आप लोगों को साथ ही में मैं डिस्कस करवाना चाहता हूं कि अगर रिएक्टिविटी डिस्कस की जाए, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। कोई मसला नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी में बच्चों को कहता होता हूं कि जनाब 3 टाइप के रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के देखने को मिलेंगे। 3 टाइप के रिएक्शंस। सबसे पहला रिएक्शन होगा हमारे पास जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक। दूसरा रिएक्शन होगा जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा, जस्ट लाइक अल्कोहल्स। और तीसरा वो होगा जिसमें पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा, ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन। यानी कि 3 तरह के होंगे, CO, OH एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले। अब डेफिनेटली अगर OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहां पे H+ आयन रिप्लेस होगा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे बिल्कुल अल्कोहल्स की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा। इसी तरह आप लोग यहाँ पे कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट एज एसिड। दूसरी तरफ दे दूं तो यहाँ पे जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर वही बात है कि OH लॉस हो रहा होगा, तो मुझे कह देना चाहिए कि OH नेगेटिव रिप्लेस होगा बाय एनी अदर न्यूक्लियोफाइल। तो मुझे कहना चाहिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, और यहाँ पे एज बेस एक्ट कर रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारी बातें अल्कोहल में पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से रिएक्शंस होते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन भी 2 तरह से होती है, जिस तरह हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड्स की पढ़ी है। एक पार्शियल होती है जो अल्कोहल्स बनाती है, और पार्शियल के लिए उसी तरह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया जाता है। एक होती है कंप्लीट। कंप्लीट में फास्फोरस प्लस
हाइड्रोजन आयोडाइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। तो इसके रिजल्ट में आपको अल्केन्स मिलेंगे, जिस तरह हम लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में प्रोड्यूस किए थे अल्केन्स बाय वुल्फ किशनर एंड क्लेमेंसन। एक छोटी सी स्केचिंग कर दी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी। कार्बोक्सिलिक एसिड अब आपको पता चलना चाहिए कि इतना रिएक्टिव क्लास क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें देखते चले जाइएगा कि क्या क्या मौजूद है। एक तो इसमें पोलर आर ग्रुप मौजूद है, फिर दूसरा इसमें पाई बॉन्ड्स भी मौजूद हैं जो कि कार्बोनाइल कार्बन वाली रिएक्टिविटी भी जो है वो शो कर रहे होंगे। तो बेटा इसके अंदर ये जो ग्रुप है ये हाईली पोलर ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हाईली पोलर ग्रुप है और इसकी बहुत ज्यादा हाई फाई पोलैरिटी इसको मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना देती है। क्या बना देती है? मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्प्ले कर दी। अब 1 बाय 1 करके डिस्कशन करें तो मैं एक लिस्ट ना बना दूं जिसमें मैंने आप लोगों के सामने अभी बात की है कि रिएक्शंस होंगे हाइड्रोजन एटम की वजह से, OH ग्रुप की वजह से और कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से। ये दूसरा वर्जन आ सकता है कि हाइड्रोजन एटम का रिएक्शन कौन सा है, OH ग्रुप का रिएक्शन कौन सा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिएक्शन कौन सा है। 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने OH ग्रुप की बेस पर बात करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आपके सामने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो और उसका ये OH बॉन्ड ब्रेक किया जाए तो किसको आके सबसे पहले अटैक करना होगा? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोफाइल को। तो इसका मतलब है, इसका मैकेनिज्म जैसा कि मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इसके रिएक्शंस देखिएगा, हाइड्रोजन एटम्स की वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो हाइड्रोजन एटम उसकी वजह से रिएक्शंस है सॉल्ट फॉर्मेशन। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन याद रख लीजिएगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कॉमन रिएक्शन है जो पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। NaOH के साथ ये रिएक्शन कर जाते हैं, अल्कोहल नहीं करते क्योंकि अल्कोहल वीक एसिडिक होते हैं, जो कि मैं अल्कोहल फिनोल वाले यूनिट में बता चुका हूँ। यहाँ पर भी सोडियम कार्बोक्सिलेट बन रहा है बट बाय प्रोडक्ट इज वाटर। ये बाय प्रोडक्ट का बड़ा जबरदस्त चक्कर होता है जो पेपर में पूछा जाता है। ये बाय कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर जाएंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलेट सोडियम तो बनेगा सॉल्ट बट CO2 और वाटर प्रोड्यूस होगा, कोई और गैस प्रोड्यूस नहीं होनी। सोडियम कार्बोनेट के साथ भी इस तरह सॉल्ट CO2 और वाटर प्रोड्यूस होगा। अमोनिया गैस के साथ अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोक्सिलेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस होते हैं वो सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप हो सकता है। रिएक्शन जस्टिफाई करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को। याद रख लीजिएगा इन सब में सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे यूं समझ लीजिए सब के सब बेस के तौर पे एक्ट करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है अलॉन्ग विद सम अदर बाय प्रोडक्ट्स। ये तो था हाइड्रोजन एटम की वजह से रिएक्टिविटी। अब साथ ही लगे तो OH ग्रुप की वजह से भी रिएक्टिविटी देखें तो ये 4 रिएक्शंस हैं, स्टेरिफिकेशन, एसिड क्लोराइड, एमाइड एंड एनहाइड्राइड। यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन क्या आ सकता है, आइए जरा वो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्यों ना एक छोटा सा काम करूं और आपको एक खाली स्लाइड के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सी चार्टिंग करके दिखाऊं। क्या याद करेंगे आप? कुचर कुचर की आवाज आ रही होगी आपको रबिंग की। ओके, लो जी बच्चों, गेट रेडी फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने मैंने बना दिया। इसका अब मैंने CO बॉन्ड तोड़ना है और OH रिप्लेस करना है। 4 तरह के रिएक्शंस हो गए, याद रख लीजिएगा। डेरिवेटिव्स, क्या बोला मैंने? डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, derivatives of carboxylic acids due to replacement of OH by other nucleophile होते हैं। यहां पे अब आपके सामने मैं जो क्वेश्चंस रखूंगा उसको हमातन गोश होके सुनना पड़ेगा। जाग जाओ, जाग जाओ, जागते रहना, जागते रहना। सबसे पहला रिएक्शन हम लोग करवाएंगे एसिड हेलाइड की फॉर्मेशन का, जिसमें मैं कहूंगा OH रिप्लेस बाय
OH रिप्लेस बाय X हैलोजन। दूसरे नंबर पर आएगा एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन में याद रख लीजिएगा OH रिप्लेस बाय किसके साथ? OR के साथ। ये दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल, एक रिप्लेसिंग है और एक लिविंग है। उसके बाद आपको तीसरा रिएक्शन डेरिवेटिव का देखने को मिलेगा इमाइड फॉर्मेशन, जो कि इनडायरेक्ट होती है, 2 स्टेप्स में होने वाला वाहिद रिएक्शन जो पेपर में पूछा जाता है। इस इमाइड फॉर्मेशन के अंदर अब आपने याद क्या रखना है कि OH रिप्लेस बाय NH2 और लास्ट में आता है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, जिसको एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन के अंदर जो OH है ये रिप्लेस्ड बाय होता है COOR। ये रहा आप लोगों के पास चौथा रिएक्शन। तो ये चारों के चारों डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन है। आप लोगों को सिंपल और आसान शब्दों में यहाँ पे रिएक्शन भी बनाकर के फाइनल प्रोडक्ट भी दिखा दूं तो ये रहा XOH की जगह पे, ये रहा OROH की जगह पे, ये रहा NH2OH की जगह पे, और here you will see COOR in place of OH group। 4 डेरिवेटिव्स हैं। 1 बाय 1 करके इनको आपके सामने डिस्कस किए देता हूं। तो बेटा द रिएक्शंस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लिस्टेड बिलो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स होंगे। अल्काइल ग्रुप कोई भी लगा दो, मिथाइल ग्रुप फॉर एग्जांपल। सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करें तो लेस कार्बन वाले की बहुत रिएक्टिविटी होती है। एस्टर फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे आगाज़ कर रहा हूँ। ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अपना चुपाता OH ग्रुप लूज करता है, अल्कोहल अपना H लूज करता है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसके बारे में मोस्टली जगहों पर मैंने देखा है कि ये बाद दफ़ा एक्सोथर्मिक लिखा हुआ होता है। और इस एस्टर के रिवर्सिबिलिटी में कंसंट्रेटेड H2SO4 का रोल है कि डोमिनेट करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड को मजबूर कर देना एज ए बेस एक्ट करने के लिए, क्योंकि बेचारा कार्बोक्सिलिक एसिड OH लूज करता है और OH लूज करने वाला बेस होता है। ये देखना, ये अल्कोहल का OR आया और कार्बोक्सिलिक एसिड के RCO के साथ मिला। इसका मतलब है MCQ आए, ये जो RCO है एस्टर का, जिसको मैं एसाइल कहूंगा, तो ये किसका पार्ट है? एसिड का पार्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो OR आपको ग्रुप नजर आ रहा है अल्कऑक्सी, ये किसका पार्ट है? ये अल्कोहल का पार्ट है। यानी कि किसी भी एस्टर से अल्कोहल या किसी भी अल्कोहल और एस्टर से एस्टर बनानी हो तो ये रूल याद रख लीजिएगा। क्या रूल है? एसिड से एसाइल उठाना है और अल्कोहल से अल्कोक्सी उठाना है। एक एसाइल आया, एक अल्कोक्सी आया। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एस्टेरिफिकेशन, ये भी अभी आपको डिस्कस करवाता हूँ अल्कोक्सी और एसाइल वगैरह का, विद द इंक्रीज इन द क्राउडिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि रिएक्टिविटी ऑफ एस्टेरिफिकेशन डिक्रीज होती चली जाती है जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप क्राउडी होता चला जाता है। ये क्राउडी अल्काइल ग्रुप के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमें कम रिएक्टिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक और मैकेनिज्म के अंदर डिफिकल्टी होती है एक मोटे तगड़े किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड को मूव करने में। अल्काइल ग्रुप्स में OH ग्रुप छुप जाता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं कर पाता। तो ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। एस्टेरिफिकेशन करवानी हो तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी में मैथनॉल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, क्योंकि अल्कोहल का जब भी OH बॉन्ड टूटता है तो मैथनॉल या प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड ज़्यादा फास्ट रिएक्टिव होगा, और जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का क्राउड बढ़ता जाएगा रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स एट ऑर्थो पोजीशन। क्या मतलब? ये देखो,
ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर मैं और दो पोजीशंस पर अल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ, खुद फैसला करें, इन अल्काइल ग्रुप का और दो पोजीशन पर लगने पर फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा, फिर यहाँ से OH का लूज होना मुश्किल हो जाएगा, फिर यहाँ पे अल्कोहल का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का चांस कम हो जाएगा। तो आपको इसके मैकेनिज्म के अंदर समझाऊं तो वो आपको बड़ी काम की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो एक तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, और दूसरा एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, और आपको एस्टेरिफिकेशन का अगर मैं मैकेनिज्म सिखाऊं तो आप लोगों को एस्टेरिफिकेशन के मैकेनिज्म के अंदर देखें। स्टेप 1 प्रोटोनेशन है, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। और आपको पता है ये जो कार्बोनाइल कार्बन वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ये हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहला स्टेप हुआ प्रोटोनेशन, ये बन गया आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ऑक्सोनियम आयन। जैसे ही ऑक्सोनियम आयन बनता है, इस ऑक्सोनियम आयन के बनने का इंतजार कर रही होती है अल्कोहल। अब MCQ के लिए याद रखिएगा, अटैक ऑफ अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में होता है। जितने बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो अल्कोहल के अटैक के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जी अल्कोहल इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करती है, जिसके रिजल्ट में देखिए अल्कोहल कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हुई, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई, ये डेफिनेटली आगे शिफ्ट होके ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को पूरा कर देंगे, अल्कोहल डेफिशिएंट हो जाएगी। यहां पे आपको प्रोटोप्रिज्म देखने को मिलेगा, यहां पे आपको टॉटोमरिज्म देखने को मिलेगा। क्या होता है टॉटोमरिज्म या प्रोटोप्रिज्म? कि एक ही मॉलिक्यूल के एक हिस्से से अपने ही मॉलिक्यूल के दूसरे हिस्से तक प्रोटॉन का ट्रांसफर होना। ये देखिएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो पहले वाला था वो अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन एटम की तरफ लपकाएगा, हाइड्रोजन चलती बनेगी ऑक्सीजन के पास और जाते हुए ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के स्पुर्द करेगी क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये ऑक्सीजन अब हो गई है पूरी और आ गया आपके पास OH2, यानी कि इस हिस्से से इस हिस्से तक H+ आयन का ट्रांसफर होने की वजह से ये प्रोटोनेशन या प्रोटोप्रिज्म कहलाएगा। एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन, इसको कंप्लीट कर देता हूं। ये देखिएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स वापस दे दिए जाते हैं ऑक्सीजन को कि जा निकल जा, ले जा वाटर अपना, और इधर से ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन कार्बन को देती है कि तुम अगर ऑक्सीजन को दे रही हो तो हाइड्रोजन से डेफिनेटली फिर लिए जाएगा। हाइड्रोजन की क्या मजाल है ऑक्सीजन के सामने इलेक्ट्रॉन दे, तो हाइड्रोजन निकलेगी H+ आयन की शक्ल में इलेक्ट्रॉन देती हुई, और ये निकलेगा इन फॉर्म ऑफ वाटर। तो बेटे आप लोगों के सामने एक ही स्टेप में डिहाइड्रेशन भी हो रही है और डीप्रोटोनेशन भी हो रही है। तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन ये चौथे स्टेप के अंदर होता है। MCQ पूछा जाए टॉटोमरिज्म या हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर एस्टेरिफिकेशन के कौन से मैकेनिज्म में, तो आप लोगों ने कहना है थर्ड स्टेप, यानी कि मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप। ये था एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म जो बहुत आसान। दूसरे नंबर पर है एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन। ये दो तरीके से हो सकती है, PCl5 और SOCl2 दोनों से हो सकती है। दोनों केसेस में OH रिप्लेस होगा Cl के साथ। ये PCl5 के साथ रिएक्शन है जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, एसिड क्लोराइड बन रहा है। बाय प्रोडक्ट्स मत भूलिएगा, POCl3 और HCl ये UHS के पास पेपर में आ चुकी है। अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन है तो OH फिर से रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन के साथ, और आपको अब की दफा SO2 और HCl बाय प्रोडक्ट्स मिलेगी बिल्कुल अल्कोहल की तरह। इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल उसी तरह अल्कोहल की तरह है। SOCl2 के अंदर जो है वो SOCl2 ने जो है वो अटैक करना है। अब आप लोग देखें कि यहाँ पे पहले ये H+ लूज करेगा, ये H+, अब OH कैसे लूज होना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो मैकेनिज्म आपको पता ही होना चाहिए। इसमें ये जो सल्फर है ये यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो अपना कोऑर्डिनेशन करती है, और यहाँ पे आपको नेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो सल्फर को अप्रोच करती हुई नजर आएगी। ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन आयन जाएगा और सल्फर यहाँ से क्लोरीन को अलग करेगा। ये है SOCl2 का स्ट्रक्चर। ये देखें, तो जैसे ये ऑक्सीजन सल्फर पर जब अटैक करेगी तो सल्फर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देकर के क्लोराइड आयन बना देगी और खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी। ये देखो ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्डिंग हुआ। अगले स्टेप में क्या होगा, ये क्लोराइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले स्टेप को कहेंगे कि अटैक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए न्यूक्लियोफाइल, या फिर डीप्रोटोनेशन।
अब देखिएगा क्लोराइड आयन का कार्बोनिल कार्बन पे अटैक हो रहा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास कार्बोनिल कार्बन कह रहा था, क्लोराइड आयन का अटैक हो रहा है कार्बोनिल कार्बन पर, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ये रहे पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन आके कार्बन के साथ जुड़ चुकी है, यही है वो क्लोरीन जिसका था इंतजार, यही है वो क्लोरीन जो देनी है SOCl2 ने, तो वो पहले ही उसको अलग कर लेता है कि भाई तू निकल, बाद कार्बन नाल खुद ही नहीं बढ़ती रही, ठीक है। तो कार्बन से निपटने के लिए वो आ चुकी है। अब क्या होना चाहिए, अब ये होना चाहिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस आए यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाजू में पड़ी हुई ऑक्सीजन को देख करके चलता किया जाए। ये देखिए आपके सामने सूरत हाल, 2 इलेक्ट्रॉन्स का आना, इनका उधर जाना, और इन द मीन वाइल क्लोराइड आयन एक और का निकल जाना, और आपको SO2 का मिलना। वो पड़ा हुआ पहले वाला H+ आयन इंतजार कर रहा है कि कब क्लोरीन आए दूसरी वाली और मैं HCl बनाऊं। तो इसका मतलब है SOCl2 आपसे MCQ में पूछे कितने हाइड्रोजन एटम लूज करेगा, कितने क्लोरीन लूज करेगा। एक क्लोराइड फर्स्ट स्टेप में लॉस्ट होता है, एक क्लोराइड लास्ट स्टेप पे लॉस्ट होता है, लास्ट स्टेप में क्लोराइड लॉस्ट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेप 1 में भी क्लोराइड लॉस हो रहा है और स्टेप 3 में भी क्लोराइड लॉस हो रहा है। ये इसका मैकेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो पेपर में पूछा जाए। एस्टर फॉर्मेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, और उसके बाद ये कुछ एस्टर्स के फ्लेवर्स हैं, बनाना शनाना, क्योंकि आर्टिफिशियल जो जूसेस वगैरह होते हैं जिसमें 100% प्योर जूस लिखा होता है, वो 100% प्योर नहीं होता, उसमें ये एसेंस डाल करके एस्टर्स को निपटाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता, 2 स्टेप्स में प्रिपेयर होता है, वो एसिडमाइड है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है जो हीट करने पर एसिडमाइड बनाता है, यानी कि अमोनियम एसिटेट है हमारे पास, एक स्टेबल सॉल्ट है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन हुआ, अमोनियम एसिटेट बना, ये स्टेप 1 था। और उसके बाद ये स्लो स्टेप होता है, रेडिटर्मिनेशन भी होता है। उसके बाद स्टेप 2 जो है ये फास्ट होता है, हीट की प्रेजेंस में होता है, और एसिटामाइड बनता है आप लोगों के सामने। और आपको मैं मजेदार बात बताऊं, ये जो एसिटामाइड बनता है ये वो नाइट्राइल के थ्रू बनता है, पहले नाइट्राइल बनते तो फिर एसिटामाइड बनता है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका मैकेनिज्म अभी आपको मैं दिखा देता हूं। ये मैकेनिज्म में देखिए, अमोनिया का एज न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, अटैक ऑफ अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल स्टेप 1 है। स्टेप 2 में देखिएगा आपको क्या तब्दीली रूनुमा होती नजर आ रही है, प्रोटोनेशन। क्या हो रही है, प्रोटोनेशन। ये देखो, ये आपके सामने प्रोटोनेशन। अब ये प्रोटोनेशन बाहर से कहीं प्रोटॉन आ रहा है, नहीं, ये देखिएगा इसका अपना ही प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि मैं यहां पे अपने स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि भाई यहां पे फिर से टॉटोमरिज्म देखने को मिलेगा, फिर से टॉटोमरिज्म देखने को मिलेगा। आइए जरा इन हाइड्रोजन एटम्स को अलहदा अलहदा कर देते हैं। ये रहे हाइड्रोजन एटम्स। बेटा इस ऑक्सीजन ने इस पे अटैक करना हाइड्रोजन पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये नाइट्रोजन के हवाले कर रही होगी, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और वो हाइड्रोजन आ जाएगा इधर। तो इसका मतलब है ये भी टॉटोमरिज्म के अंदर ही इंक्लूड करूंगा। उसके बाद देखिएगा मसला हल हो चुका है। अब इस वाटर को चलता करना है, यानी कि डिहाइड्रेशन होनी है। डिहाइड्रेशन में देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे जाए, ऑक्सीजन कहती है भेजो भेजो वाटर को, मैं इलेक्ट्रॉन ताज़ा ताज़ा लेके आ रही हूँ कार्बन, हम दोनों बॉन्ड बनाएंगे और हमारे पास एमाइड बन जाएगा और साथ में वाटर लॉस्ट होगा। तो 3 स्टेप का मैकेनिज्म नाम बता दीजिएगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अमोनिया का, अमोनिया अटैक करेगी एज ए न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 में टॉटोमरिज्म होगा। स्टेप 3 के अंदर डिहाइड्रेशन या रिमूवल ऑफ वाटर। बेटे इनके मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने याद रख लेने हैं। आखिर में एनहाइड्राइड, और मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, एनहाइड्राइड में कार्बोक्सिलिक एसिड एम्फोटेरिक स्पीशी के तौर पे एक्ट करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एम्फोटेरिक स्पीशी के तौर पे एक्ट करता है। एम्फोटेरिक क्या मतलब, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे होंगे, एक का OH बॉन्ड टूट रहा होगा तो दूसरे का CO टूट रहा होगा। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड अपना CO बॉन्ड टूटे, दूसरा OH बॉन्ड टूटे, तो ये हमारे पास कहलाते हैं फॉर्मेशन ऑफ
एसिड एनहाइड्राइड। तो ये रही आप लोगों के सामने फॉर्मेशन P2O5, यानी कि ये जो वाटर लॉस होना है ये करवाना है P2O5 ने, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये इतना जालिम डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकाल लेता है, यानी कि पानी निकालने वाले का पानी निकाल देता है। इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये देखिए आपके पास ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो हो रहा है आपके सामने, एक OH लूज कर रहा है और एक H लूज कर रहा है। तो ये देखो, ये आपके पास एक एसिड था जिसका H लूज हुआ, ये दूसरा एसिड था जिसका OH लूज हुआ। अब आप खुद देखें कि ये जो OH था इसका ये रिप्लेस हो रहा है CWR के साथ, जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था, और साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये रहे 4 डेरिवेटिव्स। इसके लिहाज से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, इसके लिहाज से देखेंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो साइमल्टेनियस न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी ये रिएक्शन होगा, एम्फोटेरिक कैरेक्टर भी ये होगा, एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन। तो ये रहे चारों के चारों डेरिवेटिव्स और उनकी फॉर्मेशन। और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं भूलना आप लोगों ने कि लिविंग ग्रुप की बेस पर हेलाइड्स में से, एमाइड्स में से, एस्टर्स में से और एनहाइड्राइड में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बेटा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है क्लोराइड, सॉल्ट एनाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ गुड लिविंग ग्रुप, मैं बता चुका हूं। तो क्लोराइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट शो करेगा, दूसरा नंबर एनहाइड्राइड का होता है, तीसरा नंबर एस्टर का होता है, और सबसे एंड पे एमाइड आते हैं। ये ऑर्डर बदल सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये ऑर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप, ऑन बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप। बट कंडीशंस चेंज करके लिविंग ग्रुप की बजाय कोई और रिएक्शन करवाना हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बजाय, तो इस ऑर्डर को बदला जा सकता है। और बेटे जैसा कि मैं पार्शियल और कंप्लीट रिडक्शन की बात कर रहा था वो भी देख लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप पूरे का पूरा भ्रष्ट हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, और ऑफ कोर्स ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखिएगा, 2 हाइड्रोजन इधर भेज दो, वाटर बना के निकाल दो, 2 हाइड्रोजन इधर भेज दो तो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यूज होंगे। पार्शियल जो हमारे पास रिडक्शन होती है उसके रिजल्ट में अल्कोहल्स आर द प्रोडक्ट्स, तो नंबर ऑफ कार्बन इधर के और नंबर ऑफ कार्बन इधर के सेम। तो फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ से सब कुछ निकलेगा और सिर्फ आपको अल्केन्स मिलेंगे, तो आयोडीन और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये थे रिडक्शन रिएक्शंस। अब जो भी एसिड हो, जो भी प्रोडक्ट हो, आपके सामने होनी चाहिए। एसिडिक एसिड से इथेन बन रहा है, प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेन बनेगा या प्रोपेनॉल बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट। सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज किया जा सकता है। तो ये रही रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो अब मैंने ऑर्गेनिक एसिड्स की स्ट्रेंथ के ऊपर बनानी है कि मोनो डाई सब्स्टिट्यूटेड वगैरह अगर एसिड्स हो तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो आइए ज़रा नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है ये एक्टिविटी आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैकेनिज्म भी समझाए हैं। प्रैक्टिस करने के लिए इतना मोटा क्वेश्चन बैंक आपके पास मौजूद है, उससे ज़रूर प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस पूछते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़।